नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद एके सर में। देखिएगा दोस्तों, आज हम अपनी पहली वीडियो को अपलोड करेंगे और अपनी पहली वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद #एके सर पे। सबसे पहले तो दोस्तों बता दीजिएगा आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है इस लॉकडाउन में आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप बिल्कुल घर पे सेफ भी होंगे। दोस्तों देखिएगा कि हम जैसे क्लासरूम में संवाद क्या करते हैं वैसे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। अब दूसरी बात देखिएगा दोस्तों, हम आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ा देंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा बता दें कि नॉलेज थोड़ी कम रहती है। तो जो भी आपको यहाँ पर आपको कुछ ऐसा महसूस हो कि नहीं जी इस प्रोग्राम में या फिर इस जगह पे आपको थोड़ी सुधारने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब आप लोगों के लिए अपलोड होगा। तो चैनल किसका होगा? आप लोगों का चैनल है। अगर आपका चैनल हुआ तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको किस फील्ड में या इस जगह पर थोड़ी सुधार कर लीजिएगा। लेकिन ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा भी लग पाए कि जी थोड़ी लाइटिंग है या फिर कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा है, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम मेंसुरेशन का। एडवांस का जो पोर्शन हुआ करता है, ये जो एडवांस में मेंसुरेशन क्षेत्रमिति हुआ करती है, ये हर एग्जाम में आती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एसएससी के एग्जाम में भी आती है। आजकल अगर मैं बात करूं बैंकिंग की, बैंकिंग के सेक्टर में भी आपको मेंसुरेशन के सवाल मिलते हैं क्षेत्रमिति के। और जैसा कि हमारा कंसेप्ट होता है बिल्कुल यूनिक, आज अभी आप आने वाले 5 से 7 मिनट में समझ जाएंगे कि हम एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट करने वाले हैं। उस कंसेप्ट से आप सवाल को देखते ही मात्र 1 सेकंड में सवाल को हल कर देंगे, महज 1 सेकंड में। आपको थोड़ा अजीब तो फील होगा कि जी 1 सेकंड में सवाल हल हो सकता है क्या? अभी आप करेंगे। उससे पहले मेंसुरेशन में मैं आपको एक थ्योरम या एक कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, समझिए। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज भी करिएगा और बार बार सुनिएगा। बाकी जिस हिसाब से मैं आपको ये कंसेप्ट डिलीवर करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो थ्योरम कुछ इस प्रकार से दोस्तों, कॉर्पोरेट थ्योरम। थ्योरम क्या है? कॉर्पोरेट थ्योरम। कॉर्पोरेट थ्योरम। आइएगा दोस्तों, इस कॉर्पोरेट थ्योरम को देखते हैं कि क्या होती है और इसका यूज हम कैसे करेंगे। अभी अक्सर देखना, हम जब घर पे रहते हैं, लॉकडाउन की स्थिति वैसे ही है, तो कुछ ना कुछ हम कंस्ट्रक्शन का वर्क करते रहते हैं, जैसे फर्श बनवा लिया या कुछ और कर लिया या कुछ और। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करिए आपने एक फर्श पर मार्बल लगवाना है। आपको क्या करना है दोस्तों, एक फर्श है और उस फर्श पर आपको मार्बल लगवाना है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक मिस्त्री को लेके आएंगे और सपोज करिए जैसे ही मिस्त्री आएगा वो सबसे पहला काम करेगा, जिस पोर्शन पर आपको मार्बल लगाना है आपको वो मेजरमेंट करवाएगा। तो सपोज करिए आपने इस पोर्शन पर जो अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, इस पोर्शन पर आपने क्या करना है, मार्बल लगवाना है। जैसे इसकी मेजरमेंट की, तो सपोज करिए आपको कुछ इस प्रकार से मेजरमेंट मिलती है 100 सेंटीमीटर और ये कितनी 10 सेंटीमीटर। आपको जो मार्बल लगवाना है वो पोर्शन जब आपने मेजर किया तो आपने पाया कि 100 बाय 10 सेंटीमीटर की ये मेजरमेंट है। एक रेक्टेंगुलर पोर्शन हो जाएगा, आयताकार पोर्शन हो जाएगा, और जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब आप दुकान पर जाएंगे, मार्बल वाली दुकान पे, और वहां पर आप अपने डायमेंशन बताएंगे जी 100 गुना 10 का हमारा कोई प्लॉट है या फिर कुछ ऐसा एरिया है, उस पर हमें एक मार्बल लगवानी है। तो दुकान वाले ने कहा जी मेरे पास जो टाइल है वो टाइल कुछ इस प्रकार से हैं 10 गुना 20 की। उसने कहा मेरे पास जो टाइल हैं उनकी जो डायमेंशन है दोस्तों वो 10 गुना 20 की है। तो अब कुछ अगर आप समझदार हैं या फिर अब हो जाएंगे कुछ लोग, अगर उसने कहा कि 10 बाय 100 की जो आपकी डायमेंशन है प्लॉट का
और आपको टाइल मिलेंगे 10 गुना 20 की, तो आप कुछ ऐसा कहेंगे कितनी नंबर ऑफ टाइल्स आप यूज कर पाएंगे, तो आप कुछ ऐसा क्या करते हैं 100 गुना 10 और डिवाइड कर दूंगा दोस्तों मैं किससे 10 गुना 20 से। तो इस प्रकार इस नंबर से इस नंबर को काट दिया जाएगा। आप कहेंगे इस प्लाट के लिए आपको कितने टाइल्स की जरूरत रहेगी, 5 टाइल्स की। इस प्लाट के लिए आपको कितने टाइल्स की जरूरत रहेगी, 5 की। तो आप दुकानदार को कहेंगे जी मेरे को 5 मार्बल की टाइल्स दे दीजिएगा, क्योंकि इस पोर्शन को कवर करने में आपको 5 टाइल्स की जरूरत है। तो अब दुकानदार से आप 5 टाइल लेके आते हैं और उस मिस्त्री ने कुछ इस प्रकार से आपको 5 टाइल्स लगा दी। एक टाइल कुछ ऐसे लगी, 2 3 और 4, 1 नंबर लिख देता हूं मैं कुछ ऐसा, 2 फिर 3 और फिर 4। क्या आपने यहां तक इस पोर्शन तक दोस्तों 4 टाइल लगा लिए? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। यानी कि अब आपके पास एक टाइल बचती है, जो जैसे ही आप उस एक टाइल को कंप्लीट इस रिमेनिंग पोर्शन में लगा देंगे तो आपका जो मार्बल की फर्श है या चादर है वो कंप्लीट एक प्रकार से बिछ जाएगी। लेकिन कुछ शैतान भी होते हैं, तो एक मिस्त्री ने क्या किया, इस 5th टाइल को कुछ इस प्रकार से लगा दिया। कैसे लगा दिया दोस्तों, इस 4th टाइल पर कवर कर दिया। कैसे देखते हैं। मैं कहता हूं कि उस मिस्त्री ने 5th टाइल को केवल सिंपल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाया, उसने कुछ इस प्रकार से टेढ़ा कवर कर दिया। उसने कुछ इस प्रकार से टेढ़ा कवर कर दिया और ऐसे करके कुछ ऐसे। तो अब आप मुझे बताइए, आपने जब 5 टाइल को काउंट किया तब क्या टोटली कंप्लीट आपका एरिया हो जा रहा था? आप कहेंगे बिल्कुल हो जा रहा था। लेकिन अब आपने कहा कि इस खाली पोर्शन का तो आपने इतना कंज्यूम कर लिया, लेकिन ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपका खाली रह गया। ये जो शेडेड पोर्शन है आपका दोस्तों, क्या ये खाली रह गया? अब ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन आपका खाली रहा, ये पोर्शन उतना ही खाली रहा होगा जितना जो 5th टाइल है, जो 5th टाइल 4th पोर्शन को कवर करेगी। यानी कि जो 4th टाइल है, उस 4th टाइल पर अगर आपने 5th टाइल को जितना आपने ओवरलैप करवाया, उसके ऊपर चढ़वाया, उतना ही एरिया आपका खाली बचेगा। इस बात को फिर से समझिए, जो अभी मैंने आपको कहा, इस कॉर्पोरेट थ्योरम को एक बार फिर से समझिए। जो एरिया आप ओवरलैप कराएंगे, यानी कि 4th टाइल पर जो आपने 5th टाइल को ओवरलैप करवाया, जो एरिया ओवरलैप करेंगे वही एरिया बचेगा। ये आपकी कॉर्पोरेट थ्योरम है। आपकी कॉर्पोरेट थ्योरम क्या कहती है दोस्तों, जो आपने ओवरलैप एरिया करवाया वो एरिया और जो खाली बचेगा वो दोनों एरिया, वो दोनों क्षेत्रफल एक समान होंगे, बराबर होंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब इन 5 टाइल्स के एरिया का सम आपको क्या मिलेगा दोस्तों, जब आपको मिलेगा इस कंप्लीट रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। एक बार फिर से थोड़ा समझ लीजिएगा कि कॉर्पोरेट थ्योरम कहती क्या है। कॉर्पोरेट थ्योरम ऐसा कहेगी, जो आपने जितनी भी टाइल्स का एरिया लिया, अगर उन टाइल्स के एरिया का सम करें, योग करें, तो वो टोटल इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जब आप इस टाइल को ओवरलैप करेंगे तो जो ओवरलैपिंग में एरिया आपका आएगा, जो क्षेत्रफल आपको एक दूसरे की सतह पर लगाने पे जो कॉमन एरिया होगा, वो एरिया और जो शेष एरिया बच जाएगा जहां पर मार्बल की सीट हमने नहीं लगाई, वो दोनों एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। वो दोनों एरिया क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। उम्मीद है आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कंसेप्ट में या इस कॉर्पोरेट थ्योरम में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस कमेंट को आपको पढ़ के और देख के अगली क्लास में, जैसे ही आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, हम आपको डिलीवर भी कर देंगे। अगर फिर भी आपको कुछ परेशानी है तो आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करके आप आराम से समझ लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इस कॉर्पोरेट थ्योरम का यूज कैसे होता है, उससे पहले एक बात और देखते हैं। देखिए, एक प्रॉपर्टी हुआ करती है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल यानी कि हिंदी में जो आप कहेंगे आयताकार या आयत कह लीजिए। एक आयत की प्रॉपर्टी हुआ करती है, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, कुछ इस प्रकार से। कैसे, अभी देखिएगा, सामने देखते रहिएगा। मैंने एक रेक्टेंगल कुछ ऐसे ड्रॉ की, मैंने
एक रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से ड्रॉ की। अब कहीं पर भी आप किसी भी साइड को, लेंथ को या ब्रेड्थ को बेस मानते हुए यहां पर एक त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन करिए। आप क्या करिएगा दोस्तों, एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करिए। कुछ ऐसा किया मैंने कि यहां पर इस पॉइंट से मैंने ऐसे ऐड कर दिया और मैंने ऐसे ऐड कर दिया, यानी कि ये वाला जो आपका ट्राइंगल का एरिया होगा, इस एरिया में यहां पर रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी बन जाती है। कैसे देखते हैं, अगर इस रेक्टेंगल का एरिया मैं बोल दूं दोस्तों ए है, अगर इस रेक्टेंगल का एरिया अगर ए है तो इस ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा वो a/2 बन जाएगा। मैंने क्या कहा दोस्तों, अगर किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ये मिड पॉइंट हो, ये मिड पॉइंट हो जरूरी नहीं है। अगर आप यहां पर कुछ ऐसा करके भी ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तब भी उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस आयत के क्षेत्र का हाफ होगा। यानी कि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं लिख भी देता हूं, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल अगर ए है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो बन जाएगा आपके पास क्या, a/2। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी हुआ करती है। अब आप यहां से यहां पर कंस्ट्रक्ट करिए या यहां से यहां पर कंस्ट्रक्ट करिए, जो भी ट्राइंगल बनेगी वो एरिया हाफ होगा रेक्टेंगल के एरिया के। ऐसा इसलिए भी हुआ करता है, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ का काम करेगी, इस ट्राइंगल का एरिया बनेगा हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस हाइट को क्या आप ब्रेड्थ कहेंगे तो 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का 1/2। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन यहां पर दिखाने वाला हूं जो आपके एसएससी में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है एरिया के बारे में, और उसको आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिएगा और आप करिएगा ट्राई कि क्या आप इन दोनों बातों से क्या उस मेथड को सोल्व कर पाएंगे, उस सवाल को आप सोल्व कर पाएंगे। देखिएगा सवाल कुछ ऐसा है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप भी जलपान कर लीजिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आइएगा दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल को और कॉर्पोरेट थ्योरम को, इन दोनों को मिक्सअप करने के बाद एक सवाल बनता है खूबसूरत सा। वो सवाल कुछ ऐसा है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, और इस रेक्टेंगल का एरिया आपको बताना है। जो ये शेडेड है, जो ये शेडेड पोर्शन है, इसका आपसे कहा गया एरिया बताइए, लेकिन सवाल ने दिया है कि ये वाला जो पोर्शन है ट्राइंगल का, इसका एरिया दोस्तों 3, इसका एरिया 20 और इसका एरिया 2। तो देखिएगा ध्यान से, आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करने का कोशिश करिएगा। सबसे पहले जो कॉर्पोरेट थ्योरम मैंने आपको समझाई, क्या उस थ्योरम में ऐसा कुछ लिखा था कि सबसे पहले कंडीशन कि क्या वहां पर उन 5 टाइल्स का एरियाज का सम अप करें तो क्या रेक्टेंगल का एरिया बन पा रहा था? बिल्कुल बन पा रहा था। यानी कि कॉर्पोरेट थ्योरम को अप्लाई करने से पहले आप कुछ ऐसा कहेंगे कि जो आप ये जो एरिया बनेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का सम अगर रेक्टेंगल बन जाए तो आप उस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर मार्कअप भी कर देता हूं, A, B, C और D। आपके पास एक रेक्टेंगल कुछ ऐसा है, A, B, B और C और D। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने जी E और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने F। अब ध्यान से देखिए, क्या इस ट्राइंगल की बात करूं A, B और F, ट्राइंगल कौन सी, A, B और F, तो ये जो ट्राइंगल बनी दोस्तों, इस ट्राइंगल का एरिया ABCD के एरिया का हाफ होगा। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं। अब इस ट्राइंगल की बात करें AD और E, क्या इस ADE ट्राइंगल का एरिया भी हाफ होगा किसका, एरिया ऑफ ABCD। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AD और E, क्या ये एरिया ऑफ ABCD बन जाएगा? क्योंकि ये भी रेक्टेंगल का हाफ है, ये भी रेक्टेंगल का हाफ है, हाफ प्लस हाफ फुल बन जाएगा और आप कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन गया।
अब ध्यान से देखिए, अगर एरिया कंप्लीट बन जाता है तो कॉर्पोरेट थ्योरम ऐसा कहेगी कि अगर एरिया कंप्लीट बन जाता है तो जो ओवरलैपिंग एरिया है वो जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा उसके एरिया के बराबर है। तो क्या आप इस 3 यूनिट एरिया की बात करें तो क्या ये किसी भी ट्राइंगल के पोर्शन में आता है? नहीं। क्या इस 20 वाले एरिया की बात करूं तो ये क्या इस ट्राइंगल या इस ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल में नहीं है, और इस 2 यूनिट वाले एरिया की भी बात करूं तो ये भी नहीं है। यानी कि अब इस शेडेड एरिया की अगर आप बात करेंगे, इस शेडेड एरिया की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे शेडेड एरिया इन तीनों एरियाज का सम है जी। महज और महज आपको कंसेप्ट से ऐसे अप्लाई करना था कि क्या इस सवाल में कॉर्पोरेट थ्योरम यूज होगी। तो आप कहेंगे ये जो शेडेड एरिया है ये आपका बन जाएगा 2 + 20 + 3, यानी कि आंसर आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में बता सकते हैं। आंसर कितना बन जाएगा? 25। आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों? 25। उम्मीद है इस सवाल को आपने समझ लिया होगा। अगर इस सवाल में फिर भी आपको कोई ना कोई मिस्टेक लगे या कुछ दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपको समझ में आए तो भी, ना आए तो भी। ना आए तो आप ये बता दीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आई। अगर आपको समझ में आई तो आप बता दीजिएगा जी और बिल्कुल सही चल रहा है। तो उसी प्रकार से हम आगे का सिस्टम कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद है इस सवाल के बाद, अब आपने इस सवाल में भी देखा होगा कि हमने किया क्या। हमने महज और महज कुछ नहीं किया, महज कंसेप्ट यूज किया किसका? कॉर्पोरेट थ्योरम का। वो आपको डायरेक्टली ये नहीं कहेगा सवाल में कि जी ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट थ्योरम लगा दीजिएगा, वो आपको यूज करना पड़ेगा। अगर अब आप 1 सेकंड में 2 + 20 + 3 को जोड़ सकते हैं तो आप तुरंत कर देंगे, अदरवाइज आप टाइम भी लेंगे। महज आपको देखिएगा इस सवाल में 2 + 20 + 3 करने में जो समय लगेगा उतने में आंसर आ जाएगा। और मैंने कहा था कि 1 सेकंड में आप सवाल को हल करेंगे, तो 20 + 2 + 3 करने में शायद ही 1 सेकंड लगती होंगे। आइएगा एक और खूबसूरत सवाल करते हैं दोस्तों। एक रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपको, एक रेक्टेंगल आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है और दूसरा रेक्टेंगल आपको कुछ ऐसे डायगोनली आपको ऐसे बना रखा है। कुछ ऐसा करते हुए मैं आपके लिए कंस्ट्रक्ट यहां पर कर देता हूं, नाम कुछ ऐसा दे देते हैं A, B, C और D। ये आपके पास A, B, C और D आपके पास दोस्तों क्या है? ABCD एक रेक्टेंगल है, इसका नाम कुछ ऐसा देंगे B, E, F और D। सवाल में कंडीशन कुछ ऐसे आपको दे रखी है। AB की लेंथ दे रखी है दोस्तों 20 सेंटीमीटर और AD की लेंथ दे रखी है आपको कितनी? 10 सेंटीमीटर। AB की लेंथ 20 और AD की लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर। आपसे सवाल कुछ ऐसा है, एरिया किसका बताइए? ABCD का रेशियो एरिया बता दीजिए आपके पास B, E, F और D का। सवाल कुछ ऐसा दोस्तों, इन दोनों का एरिया बताइए, अनुपात बताइए कि एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ BEFD दोनों रेक्टेंगल का एरिया का अनुपात बताइए। अब इस सवाल में फिर से समझते हैं, फिर ध्यान से समझेंगे इस सवाल में है क्या। विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप इसे करेंगे और महज यूज करेंगे हम प्रॉपर्टी का। हालांकि इस सवाल में दोस्तों आपको डाटा दे रखा है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आप थोड़ी देर में समझ भी जाएंगे कि इस सवाल में अगर डाटा ना देता तब भी हम सोल्व कर लेते, डाटा से कोई महत्व ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए, A, B, C और D क्या एक आयत है? ABCD क्या दोस्तों? A, B, C और D। ABCD एक रेक्टेंगल है। अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो क्या आपके पास ये एक ट्राइंगल बन जाएगी C, D और B, यानी कि ये डायगोनल है, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया आपका इक्वल बन जाएगा। अगर इसका एरिया 10 है, इफ मैंने मान लिया ऐसे ही, तो आप कहेंगे इसका एरिया भी 10 बन जाएगा। टोटल ABCD का एरिया क्या 20 यूनिट बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब इस रेक्टेंगल को ध्यान से देखिएगा, B, E, F, D। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल यूज करिएगा। BD को बेस मानते हुए आपने BCD एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की। ये जो एरिया होता है ये इस रेक्टेंगल का हाफ होता है,
यानी कि आप कुछ ऐसा भी कहेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी, BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये आप कहेंगे जी 1/2 होगा किसका, BEFD का। तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि अगर ये ट्राइंगल का 10 है तो इस रेक्टेंगल का 20 बन जाएगा डबल, यानी कि रेशियो आप क्या तुरंत में 1:1 बोल सकते हैं। यानी कि सवाल आपके पास कैसा था दोस्तों, सवाल कुछ ऐसा था कि लेंथ या ब्रेड्थ जो भी आपको गिवन है, क्या इससे कोई इंपॉर्टेंट आपने रिजल्ट निकाला ना। अगर ये मैं आपको सवाल में आगे ना भी दूं कि हमें तो लेंथ भी नहीं पता जी, हमें तो ब्रेड्थ भी नहीं पता, आप बस इतना बता दीजिएगा कि इन दोनों की जो रेक्टेंगल बनती हैं ऐसे करने से, इस प्रकार की आकृति से जो फॉर्म होंगी आयत दो, उन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए, तो आप कहेंगे 20:20 बन जाएगा जी। हम प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल का यूज कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने इस सवाल को भी समझ लिया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे देता हूं, आप ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा कि उस सवाल को निकाल पाएं, वरना हम जैसे ही कल नेक्स्ट क्लास करेंगे, उस नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम उस सवाल को डिस्कस भी करेंगे और उस क्वेश्चन का जो अभी मैं आपको दूंगा, आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। सवाल कुछ ऐसा है दोस्तों, यहां पर मैंने आपके लिए एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया, यहां पर मैंने आपके लिए दोस्तों क्या कर दिया, एक स्क्वायर, एक वर्ग, और जो दूसरा वर्ग है वो मैंने कुछ ऐसे फॉर्म कर दिया। अभी अभी जो आपका CDS का एग्जाम हुआ था, उस CDS के सवाल में, एग्जाम में सवाल आपसे पूछा गया था, जो CDS का अभी इस वर्ष आपका एग्जाम हुआ था, CDS कॉमन डिफेंस सर्विसेज का, उसके एग्जाम में ये सवाल पूछा था। इस स्क्वायर की साइड है आपके पास 3 और इस स्क्वायर की साइड है आपके पास 5। नाम भी दे देते हैं कुछ ऐसा, A, B, C और D, और इसका नाम दे दीजिए कुछ भी P, Q और R। सवाल आपसे पूछा गया इस PC की लंबाई ज्ञात करें। सवाल आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ PC। इस सवाल को आप कोशिश करिएगा कर पाएं, ट्राई करिएगा। आप घर पे आराम से 5 मिनट का समय लीजिएगा, 10 मिनट का समय लीजिए, और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि इस वर्ष जो आपका CDS का एग्जाम हुआ, उस CDS के एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा गया था। तो आप कोशिश करिएगा इस सवाल को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो आपका ये जो घंटी वाली जो सिंबल होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगी। हाँ, याद भी आ गया, क्या होता है वो, बेल आइकन। तो ऐसा आप ज़रूर करिएगा दोस्तों। उम्मीद है आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट सेशन हम अब कुछ ऐसा कर दिया करेंगे, बैंकिंग का भी जो आपका DI या जो भी हुआ करता है उसको भी कर देंगे, क्योंकि जो DI होता है वो SSC में भी आएगा, वो हर एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है कि SSC में ही आएगा, वो हर एग्जाम में आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। तो हम कंसेप्ट करते रहेंगे, साथ साथ हम कुछ अलग भी करते रहेंगे, और हम +1 और +2 का मैथ्स जरूर करेंगे NDA के लिए, और जो आपका IIT के लिए रहता है उसका जो लेवल रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लेवल को कभी उठा देंगे और कभी डाउन कर लेंगे, एग्जाम के अनुसार वो चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।